नमस्कार दोस्तों। जीके ज्योग्राफी हब के आज के गहन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आप सबका। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, अगर आप अपने देश के भूगोल को समझना चाहते हैं तो भी ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा टॉपिक है महानदी अपवाह तंत्र, यानी महानदी ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो हर पौराणिक युग के साथ अपना नाम बदल लेती है। मतलब एक ऐसी जलधारा जो लाखों लोगों की, खेतों की और बड़े बड़े उद्योगों की सचमुच एक जीवन रेखा है। हाँ, और फिर भी पिछले 50 सालों से दो राज्यों के बीच एक बहुत बड़े जल विवाद का केंद्र भी बनी हुई है। सही बात है। तो आज हमारे पास बहुत सारा सोर्स मटेरियल है, भूगोल के नोट्स हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ट्रिब्यूनल का डेटा है और कुछ समसामयिक लेखनी है। और हमारा मिशन आज बस इन तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य है इस पूरी नदी प्रणाली को, इसके उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक एक कहानी की तरह समझना। मतलब ये समझना कि एक नदी सिर्फ पानी का बहाव न रहकर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके भौगोलिक ढांचे की बात करें तो महानदी अपवाह तंत्र कोई छोटी मोटी संरचना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा के बाद महानदी तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अरे वाह, तीसरी सबसे बड़ी? हाँ, और छत्तीसगढ़ में तो इसका वर्चस्व मतलब अकल्पनीय है। राज्य का जो कुल कैचमेंट एरिया है, जिसे हम जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं, उसका 56.15% हिस्सा अकेले महानदी तंत्र कवर करता है। मतलब छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा हिस्से का पानी अंततः इसी नदी में जाकर मिलता है। बिल्कुल, यही विज्ञान और भूगोल इस नदी को इतना खास बनाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जन्म स्थान पर चलना होगा। मैंने जो नोट्स पढ़े हैं उनके अनुसार महानदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होती है, सिहावा पर्वत से। हाँ, धमतरी जिले में। और वहाँ कोई फरसिया गांव या गणेश घाट है ना, जहाँ से निकलती है। बिल्कुल, नगरी तहसील का गणेश घाट, वहीं से ये एक छोटी सी जलधारा के रूप में फूटती है। पर भूगोल से ज्यादा ना मुझे इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प लगा। मतलब इसके नाम कैसे बदलते गए। हाँ, इसके नाम तो हर युग में अलग रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में इसे कनकदंदिनी कहा जाता था, फिर सतयुग आया तो वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला मिला। सही कहा। फिर द्वापर युग में स्कंद पुराण ने इसे चित्रोत्पला कहा और विष्णु पुराण में इसे ऋषि तुल्या कहा गया है। मतलब इतने सारे काव्यात्मक नाम। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अंततः इसका नाम महानदी ही क्यों पड़ा? इसके पीछे ना सिहावा पर्वत से ही जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा है। आपने श्रृंगी ऋषि का नाम सुना होगा? हाँ, रामायण में जिक्र आता है ना उनका, जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र इष्टि यज्ञ किया था। बिल्कुल, वही श्रृंगी ऋषि। तो प्राचीन काल में उसी सिहावा पर्वत पर उनका आश्रम हुआ करता था। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार उनकी एक बेहद मेधावी और बहुत ही प्रिय शिष्या थी महानंदा। एकदम सही, महानंदा। तो उन्हीं के नाम पर और गुरु के अपने शिष्या के प्रति सम्मान को चिरस्थायी बनाने के लिए इस नदी का नाम महानदी पड़ गया। अरे वाह, एक गुरु का अपनी शिष्या के प्रति ये सम्मान आज भूगोल के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। हाँ, और ये तथ्य अक्सर किताबों में छिप जाता है। खैर, अगर हम मिथक से थोड़ा बाहर निकलें और इसके भौतिक सफर को देखें तो महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। सही आंकड़ा है। लेकिन एक चीज ने मुझे थोड़ा उलझा दिया। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, लेकिन राज्य के भीतर इसका प्रमाण केवल 286 किलोमीटर ही है। हाँ, यहीं पर भूगोल की असली बारीकी छुपी है। देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी तंत्र जरूर बनाती है क्योंकि इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल है। लेकिन अगर हम सिर्फ भौतिक लंबाई की बात करें जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर बहती है, तो सबसे लंबी नदी महानदी नहीं है। अच्छा, तो कौन सी है? वो शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी राज्य के भीतर 290 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो महानदी के 286 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। और शिवनाथ तो असल में महानदी की ही सहायक नदी है ना? बिल्कुल, शिवनाथ उसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। महानदी अपनी यात्रा धमतरी से शुरू करती है
और कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद जैसे कुल 11 जिलों को पार करती हुई आगे बढ़ती है। 11 जिले, ये तो काफी लंबी यात्रा है। हाँ, और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये 11 जिलों का सफर तय करके उड़ीसा में प्रवेश करती है और कटक के पास पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9000 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल डेल्टा बनाती है। 9000 वर्ग किलोमीटर, बाप रे! ये आकार तो दुनिया के कई छोटे देशों से भी बड़ा होगा। बिल्कुल है। अब देखिए, जब मैं इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही थी तो किताबों में अक्सर एक पेड़ और उसकी शाखाओं का उदाहरण दिया जाता है। महानदी तना है और बाकी नदियां शाखाएं। ये एक आम एनालॉजी है। पर मुझे ये उदाहरण थोड़ा अधूरा लगा। मेरे सामने जो नक्शा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मध्य भारत का ये पूरा हिस्सा ना एक विशालकाय फनल की तरह है, या फिर ढलान वाली एक बहुत बड़ी छत की तरह। अरे, ये फनल वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसे तकनीकी भाषा में अनुवर्ती नदी कहते हैं। इंग्लिश में जिसे कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। हाँ, एकदम सही, कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो इसका मतलब सरल शब्दों में ये हुआ कि एक ऐसी नदी जो बस प्राकृतिक ढलान का पीछा करती है। जिधर ढलान मिली, पानी उधर ही बह निकला। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, महानदी का जो बेसिन है ना, वो मध्य भारत की पहाड़ियों, पूर्वी घाट और मैकाल पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अच्छा। और इस पूरे क्षेत्र का प्राकृतिक ढाल पूर्व दिशा की ओर है। तो अब चाहे बारिश उत्तर की पहाड़ियों में हो या दक्षिण के पठारों में, पानी अंततः उसी फनल के जरिए ढलान का पीछा करते हुए महानदी में ही गिरेगा। बिल्कुल। और भूगोलवेत्ता इसे बहुत ही तार्किक ढंग से बांटते हैं। उत्तर और दक्षिण से मिलने वाली नदियां, या प्रवाह की दिशा के अनुसार कहें तो बाएं और दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो अगर हम उत्तर यानी बाएं तट की बात करें तो मेरे नोट्स बताते हैं कि यहाँ से शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो और ईब जैसी नदियां आकर महानदी में मिलती हैं। हाँ, और इतनी सारी नदियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर नदी का अपना एक अलग चरित्र है। जैसे शिवनाथ का ही उदाहरण लें, ये महाराष्ट्र के गोड्री गांव या पाना बरस पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर आती है ना? हाँ, और शिवनाथ का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपको पता है, कलचुरी काल के दौरान इसी शिवनाथ नदी ने छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को प्राकृतिक रूप से उत्तर और दक्षिण के 18-18 गढ़ों में विभाजित किया था। अरे वाह! मतलब नदी ने ही भूगोल और राजनीति दोनों तय कर दी। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम हसदेव और मांड नदियों को देखें तो ये कोरिया और सरगुजा के ऊंचे पहाड़ी और वन क्षेत्रों से आती हैं। ये बेहद तेज गति से पानी लेकर नीचे मैदानी इलाकों में आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में खनिज और मिट्टी बहाकर लाती हैं। अच्छा, तो उत्तर की नदियां तो समझ आ गई कि पहाड़ियों से तेज ढलान के साथ आती हैं, लेकिन दक्षिण का पठार कैसा है? मैं नक्शे में देख रही हूँ कि दाएं तट यानी दक्षिण से दूध नदी, सिलियारी, सौंडूर, पेरी, सूखा, जोंक, लात और तेल नदियां महानदी में गिरती हैं। क्या ये भी तेज बहाव वाली हैं? उत्तर से थोड़ा अलग है। वहां नदियां अलग अलग पठारों और सघन वनों से निकलती हैं। जैसे दूध नदी को ही ले लीजिए। दूध नदी कांकेर के पास मलाज कुंडम की पहाड़ियों से निकलती है, जहां का पथरीला इलाका उसके प्रवाह को आकार देता है। और पेरी नदी गरियाबंद के भातृगढ़ की पहाड़ी से आती है। ओके। ये दक्षिण की नदियां उत्तर की नदियों की तुलना में मानसून पर ज्यादा निर्भर होती हैं। तो गर्मी के दिनों में इनका जलस्तर काफी कम हो जाता है। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जब उत्तर और दक्षिण से आने वाली ये बड़ी बड़ी नदियां महानदी से मिलती हैं ना, तो वो संगम सिर्फ पानी का मिलन नहीं होता। महानदी के तट पर 3 ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जहां 3 नदियां एक साथ आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम। हाँ, त्रिवेणी संगम। यहाँ भूगोल और आस्था का ऐसा गठजोड़ दिखता है जो बहुत ही अद्भुत है। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। देखिए, नदियां जहां मिलती हैं वहां पानी का आयतन मतलब वॉल्यूम अचानक से बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ जल की इतनी विशालता होती है, मानव सभ्यता वहां नतमस्तक हो ही जाती है। बिल्कुल। इनमें सबसे पहला और प्रसिद्ध संगम है राजिम। यहाँ महानदी में पेरी और सोंढूर नदियां आकर मिलती हैं। और शायद इसी विशालता के कारण राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। वहां माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक बहुत विशाल मेला लगता है। एकदम सही। और प्रवाह जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो शिवरीन नारायण में दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ महानदी के साथ कौन सी नदियां मिलती हैं?
यहाँ महानदी का मिलन शिवनाथ और जोंक नदी से होता है। यह स्थान धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं। अरे वाह। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण संगम आता है चंद्रपुर का। यहाँ महानदी में मांड और लात नदियां जुड़ती हैं और यहाँ चंद्रहासिनी देवी का बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है। लेकिन अगर हम इसे एक हाइड्रोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये संगम सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, ये वो चोक पॉइंट्स हैं जहां पानी का वेग और मात्रा अचानक से एक विकराल रूप ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब पानी का इतना भयंकर वेग एक साथ आगे बढ़ता है तो इंसान उसे अपने हाल पर छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। यहीं से शुरुआत होती है मानव द्वारा प्रकृति की इस जल शक्ति को नियंत्रित करने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारी चर्चा का, क्योंकि मॉनसून के दौरान महानदी का रौद्र रूप बहुत विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए इसके जल प्रबंधन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ के भीतर महानदी पर कई प्रमुख बांध हैं। मैंने पढ़ा था कि कांकेर में दुधावा बांध है, धमतरी में गंगरेल है जिसे रविशंकर सागर भी कहते हैं। हाँ, गंगरेल बांध बहुत प्रमुख है। और ऐतिहासिक रुद्री पिकअप वियर भी है जो ब्रिटिश काल में बना था। इसके अलावा समोदा, शिवरी नारायण और कलमा जैसे कई बैराज बनाए गए हैं। इन सब का मुख्य काम पानी के प्रवाह को धीमा करना और उसे कृषि तथा उद्योगों के लिए मोड़ना है। लेकिन जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा अजूबा मुझे स्रोतों में मिला ना, वो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ओडिशा में स्थित है। आप हीराकुंड बांध की बात कर रही हैं? हाँ, हीराकुंड। मतलब इंसान ने प्रकृति को साधने के लिए जो अद्भुत संरचनाएं बनाई हैं, हीराकुंड उसका एक मास्टरपीस है। पर इस बांध के बनने की कहानी और इसके पीछे छिपे रहस्य मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगे। हीराकुंड वाकई आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये 1957 में बनकर तैयार हुआ था और ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, मतलब अर्थन डैम है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध? हाँ, अगर हम इसके मुख्य कंक्रीट वाले हिस्से और दोनों तरफ के तटबंधों को मिला लें, जिन्हें हम डाइक्स कहते हैं, तो इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर बैठती है। 25 किलोमीटर लंबा बांध, ये तो विशाल है। इतना विशाल कि इसका अपना एक अलग माइक्रो क्लाइमेट है। और इसी पारिस्थितिक महत्ता को देखते हुए 2021 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को मिलता है। पर इस विशालता की एक भारी कीमत भी तो चुकाई गई है ना। जब मैं इसके निर्माण का इतिहास पढ़ रही थी तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हाँ, विस्थापन का दर्द बहुत बड़ा था। जब हीराकुंड बना तो सिर्फ जंगल नहीं डूबे, पद्मपुर नाम का एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक गांव और उसके 200 से अधिक प्राचीन मंदिर इस पानी की गहराई में हमेशा के लिए समा गए। बिल्कुल। और आज भी जब गर्मियों में पानी का स्तर नीचे जाता है तो ये मंदिर पानी के भीतर से किसी भूतिया इमारत की तरह बाहर झांकते नजर आते हैं। स्रोतों के अनुसार तो अब इन डूबे हुए मंदिरों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग की संभावनाएं भी खोजी जा रही हैं। सही कह रही हैं। और यहाँ एक और कहानी जुड़ती है जो प्रकृति की अजीबोगरीब वापसी की कहानी कहती है। क्या आपने कैटल आइलैंड या मवेशी द्वीप के बारे में पढ़ा? हाँ, वो हिस्सा तो सच में अविश्वसनीय है। जब लोगों को बांध का पानी भरने से पहले हड़बड़ी में अपना घर छोड़ना पड़ा तो बहुत से लोग अपने मवेशियों को साथ नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने उन्हें वहीं एक ऊंची पहाड़ी पर छोड़ दिया। पानी भरने के बाद वो पहाड़ी चारों तरफ से घिरकर एक द्वीप बन गई। और आज दशकों बाद वो घरेलू मवेशी पूरी तरह से जंगली हो चुके हैं। वे इंसानों से बहुत दूर हैं, उनका आकार बदल चुका है और उस द्वीप पर उनका अपना ही एक अलग इकोसिस्टम बन गया है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम नदी के प्राकृतिक प्रवाह में इतना बड़ा हस्तक्षेप करते हैं तो उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। बिल्कुल। हीराकुंड बांध ने कटक और पूरी महानदी घाटी को विनाशकारी बाढ़ से तो बचा लिया, लेकिन इसके निर्माण के कारण 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। और जहां पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है ना, वहां विकास तो आता है, लेकिन विवाद का आना भी लगभग तय होता है। जल विवाद। महानदी का ये विशाल बेसिन उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। भिलाई का स्टील प्लांट हो, कोरबा और हीराकुंड के एल्यूमिनियम कारखाने हो या कटक की पेपर मिल, इन सबको 24 घंटे भारी मात्रा में पानी चाहिए। हाँ। और इसी औद्योगिक जरूरत ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय जल विवाद को जन्म दिया है जो 1973 से, यानी
आधी सदी से भी ज्यादा समय से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राज्य का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ स्रोतों और तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें निष्पक्ष रूप से इसके पीछे का विज्ञान समझना होगा। ये सिर्फ पानी की मात्रा का झगड़ा नहीं है, बल्कि पानी के समय का झगड़ा है। वो कैसे? ट्रिब्यूनल के डेटा और स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने पर ओडिशा की मुख्य चिंता स्पष्ट होती है। उनका तर्क है कि पिछले कुछ दशकों में छत्तीसगढ़ ने महानदी और उसकी सहायक नदियों पर 500 से अधिक एनीकट और 30 से ज्यादा बैराज बना दिए हैं। अच्छा, यानी अगर हम अपने उस फनल वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस फनल के अंदर पानी आने के रास्तों पर सैकड़ों छोटे-छोटे बैरियर लगा दिए हैं ताकि पानी को रोका जा सके। बिल्कुल सटीक। एनीकट या बराज का काम यही है कि मानसून के बाद जो पानी बचता है उसे रोक कर रखा जाए। ओडिशा का कहना है कि इन 500 से ज्यादा संरचनाओं की वजह से गैर मानसूनी महीनों में, यानी अक्टूबर से लेकर जून तक की गर्मियों में, हीराकुंड बांध तक पहुंचने वाले पानी में भारी कमी आ गई है। तो उनका आरोप है कि ये पानी मुख्य रूप से बड़े उद्योगों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे उड़ीसा के किसानों को सूखे के समय पानी नहीं मिल पाता। हाँ, यही उनका मुख्य तर्क है। लेकिन अगर हम विवाद के दूसरे पहलू को देखें, तो छत्तीसगढ़ का अपना एक बेहद मजबूत तर्क है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि महानदी के कुल कैचमेंट एरिया का 52.9% हिस्सा छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर आता है। बिल्कुल, आधे से ज्यादा हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जल कानूनों के तहत अपने राज्य के औद्योगिक विकास, खेती और नागरिकों की जरूरतों के लिए इस पानी का उपयोग करना उनका वैध अधिकार है। उनका ये भी तर्क है कि बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ से काफी सारा पानी अप्रयुक्त होकर बह जाता है, जिसे ओडिशा हीराकुंड में रोकता है। अब देखिए, जब दोनों राज्यों के पास अपने अपने वैध तर्क हों और पानी का स्रोत एक ही हो, तो समाधान आसान नहीं होता। ये एक क्लासिक हाइड्रोलॉजिकल विवाद है। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? इसी गतिरोध को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन किया। इस ट्रिब्यूनल का काम किसी भी तरह की भावनाओं से हटकर नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा और इकोलॉजिकल जरूरतों का वैज्ञानिक अध्ययन करके एक निष्पक्ष फैसला सुनाना है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस गहन अध्ययन के सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ें, हमने देखा कि कैसे सिहावा पर्वत के एक छोटे से बिंदु से निकलने वाली जलधारा अलग अलग पौराणिक नामों को पीछे छोड़ती हुई 11 जिलों का सफर तय करती है। हाँ, ये शिवनाथ, जोंक, पैरी, हसदेव जैसी अनगिनत नदियों को एक फनल की तरह खुद में समेटती है और फिर राजिम जैसे संगमों से होती हुई हीराकुंड जैसी महाकाय बांधों से गुजरकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है जिसने प्राचीन सभ्यताओं को पाला है और आज उद्योगों की धड़कन है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा का अंत ना मैं एक ऐसे तथ्य के साथ करना चाहूंगा जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। कैसी चेतावनी? हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा था। नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट बहा कर लाती हैं। महानदी के प्रवाह में इस गाद की मात्रा बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि बांध का 1/4 हिस्सा अब पानी की बजाय सिर्फ मिट्टी और गाद से भरा हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही डरावना आंकड़ा है। सच में। और अब इस आंकड़े को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़कर देखिए। बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल रहा है। कभी महीनों सूखा पड़ता है तो कभी कुछ दिनों में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हाँ, ऐसे में जब गाद के कारण हमारे सबसे बड़े जलाशयों की क्षमता 1/4 कम हो चुकी है, तो भविष्य में हम इस विशाल मानसून को कैसे रोकेंगे? क्या हमारी जल सुरक्षा सिर्फ और ज्यादा बैराज या बांध बनाने से सुनिश्चित होगी, या फिर हमें नदियों को आपस में जोड़ने जैसी विशाल परियोजनाओं की तरफ जाना होगा? या फिर क्या ये समय आ गया है कि हम नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने और गाद प्रबंधन के नए और टिकाऊ तरीके खोजें? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। हम इंसान अक्सर ये मानते हैं कि हम अपनी तकनीक से प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बांध बनाते हैं, पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा अपना रास्ता खुद तय करती है, चाहे वो बांध के भीतर जमा होती गाद हो या कैटल आइलैंड के वो जंगली मवेशी जो हमारे बनाए हर नियम से परे जी रहे हैं। बिल्कुल, हम नदी के जल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। सही कहा।
तो इस विषय पर आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। विचार करने के लिए बहुत कुछ है और खोजने के लिए और भी बहुत कुछ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जीके ज्योग्राफी हब पर।